हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मॉक सेशंस की सीरीज के सेकंड सेशन में। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार, स्वागत, वेलकम। आइए, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं आज का ये सत्र। ये सत्र हमारे पूरे नवंबर महीने में कंटिन्यूड रहेगा। इसका पूरा फ़ायदा आप उठाएं। जो आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ एसएससी सीजीएल को लेकर के ये सेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं। और ये जो हमारे वीकडे में सेशंस हैं ये तो चल ही रहे हैं। 5:30 पे ये सेशन होगा। जो इवन एक क्लास नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जिन्हें नहीं पता, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पिंड है, बिल्कुल टॉप पे है। क्योंकि बहुत सारे फर्जी चैनल भी हैं इसमें, मेरे नाम से इंग्लिश एक्सपो भी सत्येंद्र तिवारी या इंग्लिश बाई सत्येंद्र सर। तो वहाँ नहीं जाना, जो ओरिजिनल चैनल है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे उस लिंक पे क्लिक करके। और वहाँ पे आपको जो क्लास नोट्स हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन की, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। वहाँ पे हम क्विजेज भी शेयर करते हैं, तो आप वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्विजेज में भी। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि इस संडे को मॉर्निंग में 9 AM 9 बजे हम एक मैराथन सीरीज करेंगे, जो कि वो डब्ल्यूएस के ऊपर होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसमें हम करने वाले हैं करीब 100 के करीब क्वेश्चंस, राइट। और 100 क्वेश्चंस का मतलब आप समझते हैं 400 वर्ड्स, यानी वोकैबलरी का एक बहुत ही अच्छा सेशन होगा वो। और आपको ये पता है, कल भी हमने क्वेश्चंस में ये चीज़ें देखी थी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं, हर एक ऑप्शन एक्चुअली एक क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। हाँ या ना? तो मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, जो रेलेवेंट वर्ड्स हैं, जो हाई फ्रिक्वेंसी हैं, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उस एक सेशन के अंदर आप कम से कम 600 वर्ड से ज़्यादा ही सीख के जाओगे। मैंने वैसे थंबनेल पे 500+ वर्ड्स लिखा है, बट 400 तो क्वेश्चन के ही वर्ड हो गए। भाई 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 4 वर्ड, 400 वैसे हो गए। और डिस्कशन के साथ ये मान के चलो कि 200 और एक्स्ट्रा वर्ड आप साथ में लेके जाएंगे जब हम रूट वर्ड डिस्कस करते हैं या कंफ्यूजिंग वर्ड्स उसके साथ जुड़े हुए डिस्कस करते हैं। तो संडे को तैयार रहिएगा 9 बजे, ठीक है। और इस तरह के वीकेंड्स में संडे को मॉर्निंग में हम एक मैराथन सेशन करते रहेंगे इस तरह से, जो कि हमारे बड़े टॉपिक है, जैसे OWS है या सिनोनिम एंटोनीम है या इडियम्स फ्रेजेस हैं, या ग्रामर का जो पोर्शन है, ग्रामर के जितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो एक सेशन में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। एक में नहीं होगा, दो में कर लेंगे। तो वीक डेज में 5:30 to 6:30 5 डेज ये क्लासेस आपकी चलेंगे ही। और वीकेंड में हम इस तरीके के मैराथन सेशंस भी करेंगे। तो इन सेशन का पूरा फायदा उठाइए, इस सूचना को ज़्यादातर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर दे दिया आपने? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड इवनिंग। ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी हो गया। और अब कल वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था? यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में था, यहाँ पे अभी पास्ट इंडेफिनिट में है। एम रीडिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, किस में चेंज होगा भाई? ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और साथ ही साथ प्रोनाउन का भी ज्ञान आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, SON 1 2 3। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो एन का मतलब नो चेंज। सभी को याद आ गया होगा। तो आई फर्स्ट पर्सन का है, किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ही है। तो आई वाला ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया, राइट। और ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। तो टोल्ड टू मी नहीं होता और ना तो यहाँ पे वेदर होगा। तो ए करेक्ट ऑप्शन है। फटाफट क्वेश्चन होंगे। सिनोनिम बताइए डिस्पैरिटी का। पैरिटी शब्द का मतलब क्या होता है? बताओ। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है ये। प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स करने के साथ साथ। हाँ जी, इतना टाइम काफी है। तो दैट इज
डिफरेंस, थोड़ा एसएससी जो है वो ऑप्शंस को बनाने में पता नहीं क्या कुछ करते हैं ये, आई डोंट नो। कई बार जो क्लोज वर्ड्स होते हैं वो नहीं जाते, कुछ और जाते हैं, बट हमेशा हमें दिए गए ऑप्शन में से ही बेस्ट को चूज करना है। डिसेमिनेट करने का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से फैलाना, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन वाइडली। डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है अकॉर्ड एक्चुअली। तो जहां डिसअग्रीमेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? उसे डिस्कार्ड कहते हैं। और डिस्कार्ड, जैसे मैंने कहा, कि इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है अकॉर्ड। आपने सुना होगा ना कि सरकार ने ये अकॉर्ड साइन किया, ये अग्रीमेंट साइन किया है। डिफरेंस का मतलब जहां भेद हो। तो पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, और डिस्पैरिटी जहां बराबरी ना हो। एक और एक्सप्रेशन आपने सुना होगा, एट पार। एट पार का मतलब बराबरी। और इवन एक फॉरेन एक्सप्रेशन है हमारा जो किसी की तारीफ के लिए इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज पार एक्सेलेंस। इसको पार एक्सेलेंस बोलते हैं, पार एक्सेलेंस नहीं बोलते, यानी एक्सेलेंस के बराबर। तो डिफिकल्टी का मतलब आपको पता ही है। तो यहाँ पैर रूट वर्ड है एक्चुअली, डिस्पैरिटी। अगले पे आइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनएबिलिटी टू स्लीप, मुझे नींद ना आए। बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला वर्ड। डिस्पैरिटी वही है जहां बराबरी ना हो, जैसे कहा जाए डिस्पैरिटी। अभी जैसे बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों की फीस उतनी ही कर दी जितनी पुरुष क्रिकेटरों की है। तो इसका मतलब क्या था कि अभी तक उनके पे में डिस्पैरिटी थी, बराबरी नहीं थी, अब पैरिटी लेके आए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल होता है। हाँ जी, मुझे नींद ना आए, बहुत ही बेसिक वर्ड, इनसोम्निया, जहां पे सॉम्न अपने आप में रूट वर्ड है, इसका मतलब ही स्लीप होता है, सॉम्न। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है, डॉर्म भी रूट वर्ड है जिसका मतलब स्लीप ही होता है। यहाँ से सबसे बेसिक शब्द डॉर्मेट्री, आपने जरूर रेलवे स्टेशन पे देखा सुना होगा। डॉर्मेट्री जहाँ आप सोते हैं, राइट, बेड की व्यवस्था हो जाती है। ट्रेन मान लो रात में 2 बजे पहुंची है, कहीं और जा नहीं सकते, तो रेलवे स्टेशन के डॉर्मेट्री में चले जाते हो आप वर्ड सुनते हो डॉर्मेंट अकाउंट बैंकिंग में। तो डॉर्मेंट अकाउंट का मतलब जो अकाउंट सोया हुआ है, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे। बहुत सारे शब्द आते हैं यहाँ पे, राइट, डॉर्मेंसी, डॉर्मिलोना, डॉर्माउस, डॉर्म्यूज, लॉट ऑफ वर्ड्स वी हैव। और सॉम्न जो है ये भी सॉम्नोलॉजी, नींद का विज्ञान, सॉम्नोलॉजिस्ट, इंसोम्निया, सॉम्नम्बुलिज्म, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वर्ड भी सॉम्न और एम्बुल, एम्बुल का मतलब होता है टू वॉक लेजरली, यानी जब आप मौज में मस्ती में कहीं पहुंचने के लिए नहीं, ऐसे ही चल रहे हो। और सॉम्न हो गया नींद, यानी जो नींद में चलना है उसको सॉम्नम्बुलिज्म कहते हैं। आईएसएम लगा है तो आइडिया हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और जो इंसान है, अगर पेपर में ये आ जाए कि व्हाट इज वन वर्ड फॉर द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीपिंग, तो आपको आईएसएम की जगह पे क्या लगा लेना है? आईएसटी। आईएसटी लगा लोगे, सॉम्नम्बुलिस्ट, दैट बिकम्स कॉमन नाउन। स्लम्बर का मतलब ही होता है डीप स्लीप, ये नाउन भी है, वर्ब के तौर पे, दोनों तौर पे इस्तेमाल होता है। आप गहरी नींद में सोए हो तो उसे हम स्लम्बर कहते हैं, राइट। इवन नींद में बोलने वाले को क्या कहते हैं? ये भी वन वर्ड में पूछा जा सकता है, दैट वर्ड इज सॉम्नी लॉक्वेस्ट। सॉम्नी लॉक्वेस्ट, याद रखिए। लोका यहाँ पे रूट वर्ड है, अगेन स्पीकिंग के लिए बहुत सारे शब्द आते हैं। इलोक्वेंट स्पीकर जैसे हम कहते हैं, जो एक कन्विंसिंग और इफेक्टिव स्पीकर होता है। इवन इलोक्वेंस शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। वकीलों के समूह को हम कहते हैं इलोक्वेंस, इलोक्वेंस ऑफ लॉयर्स, राइट। यहीं से आता है लोकेसियस, यहीं से आता है ग्रैंडिलोक्वेंट, मैग्निलोक्वेंट, ऑबलॉक्वी, सॉलिलॉक्वी। लॉट ऑफ वर्ड्स वी हैव विद लोका रूट वर्ड, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी है। यही सब आपको सीखने को मिलेगा संडे वाले सेशन में। यहाँ तो मॉक पेपर्स हैं, थोड़ी बहुत जितनी गुंजाइश होती है मैं ज्ञान दे देता हूँ, बट क्योंकि वो टोटली वोकेबलरी के लिए ही डेडिकेटेड सेशन होगा, यू विल गेट टू लर्न अलॉट। 600 मैंने कम बोले हैं, ऊपर ही वर्ड सीख के जाओगे आप। चलो, अगला शब्द है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज इज एड्स। इसमें आपने बताना है कि सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं है, बताइए। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीज इज एड्स। नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, बहुत ही कॉमन सा सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। गलतियां लोग कहाँ पे करते हैं, उन्हें लग रहा होता है ये डिजीजेस लिखा है वर्ब से पहले तो ये डिसाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यहाँ डिसाइड करेगा वन। हम
बहुत खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी की बात कर रहे हैं, एक सिंगुलर है और सिंगुलर के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा इज। ये बिल्कुल वही वाली गलती है जो हम कई बार बोलने लिखने में भी करते हैं। आप बोल देते हो वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, और ये बिल्कुल इनकरेक्ट वाहियात सेंटेंस है। आप थोड़ा विचार करेंगे तो इसकी वाहियात होने के डिग्री का आपको पता लगेगा। भाई जब आप माई फ्रेंड कह रहे हो, वो मेरा दोस्त एक ही दोस्त है, एक में से एक कहाँ से निकालोगे हैं? जबकि ऐसी अंग्रेजी हम बेधड़क बोलते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई स्टूडेंट, समथिंग लाइक दैट। सो एक हो चाहे दो हो, पांच हो, 50 हो, वो हमेशा बहुतों में से होगा। और इसी के लिए ग्रामर में फिर रूल भी रटते हैं लोग। रूल क्या रटते हैं कि प्रपोजिशन के बाद जो लिखा जाता है वो प्लूरल में होता है। तो क्यों रटना है? वो कॉमन सेंस की बात है भैया। तुम एक की बात करोगे तो कम से कम दो दोस्त तो होंगे तुम्हारे, और अगर दो दोस्त हैं तो इसे क्या करना पड़ेगा? फ्रेंड्स करना पड़ेगा सर। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स आपको बोलना पड़ेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। और हम बात दोस्तों में से एक की कर रहे हैं तो उस एक के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। अगर मान लो इसी वन की जगह पे लिखा होता सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर यहाँ लिखा होता सब माई फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली अब स्ट्रक्चर बदल जाएगा, आपको आर लगाना पड़ेगा। और अब आप डॉक्टर भी नहीं लिख पाओगे, डॉक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा। रीजन इज एविडेंट, बिकॉज माई फ्रेंड में से मात्र मैं कुछ की कर रहा हूँ, कुछ का मतलब एक से तो ज़्यादा है ही, मिनिमम दो होंगे यहाँ पे। और जब ये प्लूरल है तो उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देर इज अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीडेड टू वर्क ऑन मेंटली विच आई एम हैप्पी आई कुड वर्क। इसके साथ जाओगे? क्या दिक्कत है यहाँ पे? बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट इसके साथ भी जुड़ा है। इसमें हमने सेलेक्ट कर लिया ना सही? अच्छा, ऑप्शन पे नहीं गए थे, तो किस पार्ट में एरर था? जहां लिखा हुआ था, नहीं कोई एरर नहीं था, नो एरर, ठीक है। हाँ जी, करेक्ट ऑप्शन। चलिए, आपका टाइम पूरा होता है, मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक तो बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि देयर के बाद सिंगुलर लिखें प्लूरल लिखें। देखिए, ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में जिस नाउन का आप जिक्र कर रहे हैं, जो भी नाउन प्रोनाउन जो भी है, वो प्लूरल है या सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज करते हैं। तो देयर के साथ इज भी लग सकता है, आर भी लग सकता है। जैसे मैं ये भी कह सकता हूँ, देयर इज अ स्टूडेंट इन माई क्लास हु हैज टॉप्ड दिस एग्जाम। देयर इज अ स्टूडेंट भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन माई क्लास हु हैज क्लियर्ड NTSC एग्जाम। सो राइट, तो वही वाली बात कि जब आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ आर लगा लीजिए, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो इज लगा लीजिए, या वाज और वर लगा लीजिए। टेंस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, वो तो जैसा सेंटेंस उसके अनुसार चेंज कर लोगे आप। तो सबसे पहली बात, देखते ही आपको समझ में आ गया इज लिखा हुआ ये गलत है। फिर सेंटेंस को आपने आगे बढ़ा, आपको नजर आया कि यहाँ नीडेड लिखा हुआ है, पास्ट में बात हो रही है। यहाँ पे आई कुड वर्क भी लिखा है, तो एक इशारा आपको मिल गया कि हमें पास्ट में जाना चाहिए। बी करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है। देयर वर अ फ्यू थिंग्स, और फ्यू थिंग्स की बात हो रही तो कुछ चीजें हैं वहां पे, प्लूरल में जाओगे आप। देर वर अ फ्यू थिंग्स आई नीडेड टू वर्क ऑन मेंटली विच आई एम हैप्पी आई कुड वर्क, कि कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे मुझे मेंटली काम करने की जरूरत थी, और मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूं कि मैं उस पर काम कर पाया। दैट्स द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, राइट? सो वर अ फ्यू थिंग्स, दैट इज करेक्ट। वॉज फ्यू थिंग्स, आर अ फ्यू थिंग्स, इनकरेक्ट। वाज तो डेफिनेटली नहीं होगा, वही वाला फंडा, जब अ फ्यू थिंग्स लिखा है तो प्लूरल होना चाहिए। तो वाज को तो आप एलिमिनेट कर लोगे, आप कंफ्यूज होगे ए और बी में। आर और वर दोनों प्लूरल हैं, लेकिन टेंस का भी ध्यान आपको रखना है, आप बी के साथ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल। अनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। तो पहले तो हमें ये पता करना होता है कि भाई जो दिया गया सेंटेंस है वो एक्टिव है या पैसिव है, और उसकी पहचान बहुत सिंपल होती है कि पैसिव वॉइस में आप किसी भी टेंस में जाएं, हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दिया गया सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन, फटाफट फटाफट। Some people don't eat onions. Most people do not eat onions. People onions, need not eat onions, and people are not eaten by some onions. Oh my God. करेक्ट ऑप्शन इज, कॉन्फिडेंटली आंसर करो और अपना स्कोर कार्ड भी लास्ट में शेयर करना। तो भाई देखो, अनियंस आर नॉट ईटन बाय सम पीपल को सब्जेक्ट बनाओगे इधर, और आर नॉट ईटन लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मामला है, सम पीपल प्लूरल है। डोंट लगाओगे, सिंपली डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगी।
सो सम पीपल डोंट ईट अनियंस, राइट। यहाँ मोस्ट पीपल का कोई मतलब ही नहीं जब वो ज़रूरत उसकी है नहीं। बाकी ये दोनों तो बिल्कुल वाहियात हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड थ्रिफ्टी। बताओ भाई, थ्रिफ्टी का सिनोनिम क्या होगा? ग्रीडी, फ्रूगल, एक्स्ट्रावैगेंट एंड कंपैशनेट। आसान सा शब्द, लेकिन इसके साथ बड़े सारे कंफ्यूजिंग वर्ड भी आते हैं। जैसे आपके पास पार्सिमोनियस भी है, थ्रिफ्टी भी है, स्कैंटी भी है, इकोनॉमिकल भी है और फ्रूगल भी है। तो जानते हैं आप, फ्रूगल हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। तो थ्रिफ्टी या फ्रुगैलिटी हम इस्तेमाल करते हैं उस व्यक्ति के को दिखाने या बताने के लिए जो अपने खर्च में सोच समझ के खर्च करता है, फ्रुगैलिटी के साथ खर्च करता है, फ्रूगल होता है। मित व्ययी जिसे कहा जाता है, ग्रीडी लालची है, गायब कर दोगे। एक्स्ट्रावैगेंट बेहिसाब खर्च करने वाला है, और जो इंसान कंपैशनेट है वो कंपैशन से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है। दैट्स द मीनिंग। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने बताना है अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। शब्द है वेग। इसके साथ एक और कंफ्यूजिंग वर्ड आता है वोग। अगर कोई भी चीज वोग में है तो इसका मतलब वो प्रचलन में है, फैशन में है, राइट। इफ समथिंग इज इन वोग दैट इज इन फैशन। दिस इज वेग। वेग का क्या मतलब होता है? वेग का मतलब होता है जो चीज स्पेसिफिक ना हो, जो जनरल हो, उसको हम वेग कहते हैं। जो चीज नॉन स्पेसिफिक हो। और यहां पे डिस्टिंक्ट, अननोन, डल और शेडी, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट ऑप्शन आप मुझे बता रहे हैं और वो है वेरी गुड, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का मतलब जिसको आप बिल्कुल, जो बहुत क्लियर कट है, अलग अलग है, आप उसको डिस्टिंक्टली बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्ट के साथ जाएंगे। डल, शेडी और अननोन का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, कल मैंने आपसे बात भी की थी कि ईडियम के क्वेश्चन कई बार मीनिंग के लिए सीधे पूछ लिए जाते हैं, कई बार ईडियम का इस्तेमाल सेंटेंस में होता है और फिर ये पूछा जाता है कि इसका क्या पॉसिबल मीनिंग है। सो डेफिनेटली अगर ईडियम का क्वेश्चन सेंटेंस में पूछा जा रहा है देन इट बिकम्स अ बिट इजी फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज यू कैन अप्लाई योर इंटेलिजेंस ऑफ कंटेक्चुअल यूसेस कि भाई किस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या पॉसिबल मतलब हो सकता है। अब आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट राइड रफ शॉड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग। तो क्या इसका मतलब निकल के आ रहा है कि भाई जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने मंत्रियों को लंबे समय तक क्या नहीं कर सकते? भाई मंत्री कलीग हैं, उनके साथ काम करना है। तो टू डिसरिगार्ड अदर्स, टेक फॉर ग्रांटेड, एक्सप्लॉइट विलफुली एंड बी हैम हैंडेड विद, किसके साथ जाओगे? बिल्कुल ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, आपके साथ जो मंत्रिमंडल है, ऐसा नहीं कि आपका बिहेवियर बड़ा एरोगेंट हो, उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। जो लिखा है ना, राइड रफ शॉर्ट ओवर, कि आपका बिहेवियर बड़ा रफ है उनके साथ। तो जो आपके साथ काम करने वाले हैं, जो आपके साथ कलीग हैं, आप उनके साथ एरोगेंट या रफ बिहेवियर लंबे समय तक नहीं रख सकते। वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एक टीम के तौर पे काम करना होता है। आप टीम के लीडर हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वो लोग टीम के मेंबर हैं और आप टीम के मेंबर्स को बहुत समय तक डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ डिसरिगार्ड का सेंस है, ये एक्सप्लॉइट, कुछ लोग डी के साथ चले गए, भैया एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सप्लॉइटेशन शोषण होता है कि आप इच्छा के अनुसार शोषण कर रहे हैं। तो इतना भी कोई प्रधानमंत्री बेवकूफ़ नहीं होगा, राइट। लेकिन डिसरिगार्ड हो सकता उसकी पर्सनैलिटी में इस तरह का हो। तो वो चीज़ें, या इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। लिफ्ट फ्रॉम हैंड टू माउथ, बहुत इजी है। पेपर मुश्किल नहीं होता, इसीलिए मैंने कहा था 25 क्वेश्चन 10-12 मिनट में बहुत प्यार से निपटा सकते हो, जो एवरेज स्टूडेंट हैं वो भी। Wealthy rich people to be dependent on others, to have enough money to live on and nothing extra, living in miserable conditions. तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ वही है कि जो कमाया वो मुंह पे चला गया, यानी टू हैव एनफ मनी टू लिव ऑन, कि जिंदगी चल जाए उतना ही पैसा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, राइट। ये यहाँ पे सेंस हुआ। कई लोगों के मन में ये लालच आ सकता है कि डी ऑप्शन के साथ चले जाएं, बट वो यहाँ पे सही नहीं है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब वही है कि आप अगर लोअर क्लास ऑफ पीपल की बात करें तो दे आर काइंड ऑफ, या जो मजदूर हैं, जो डेली वेजेस के वर्कर हैं, तो वो लिव हैंड टू माउथ है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो मिजरेबल कंडीशन में है। वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं।
Select the word which means the same as the group of words given. A disease which is spread by direct contact. उस बीमारी को एक शब्द में क्या कहेंगे जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है? व्हाट इज वन वर्ड फॉर दैट? कंटेजियस, इन्फेक्शियस, एपिडेमिक और एंडेमिक? एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक, खूब सुना है आपने ये वर्ड, कई बार मैंने बताया, खैर कोविड के बहुत पहले भी जो एक 4.25 घंटे वाली वीडियो है उसमें भी शायद इसकी चर्चा हुई थी। ओके दुर्गेश जी, दुर्गेश कह रहे हैं टेलीग्राम पे पहले सेंड कर दिया करिए और फिर सॉल्व करवाइए। तो भैया फिर टेस्ट कहाँ हुआ? टेस्ट का पेपर पहले ही मिल जाए तो फिर टेस्ट कैसा, बताओ मुझे। टेस्ट तो तभी होगा कि जब पेपर पहले सामने मिले ना। तो कंटेजियस होता है जो बीमारी डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है, राइट। इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शियस हो, इन्फेक्शन से फैले। एपिडेमिक, एंडेमिक और पैंडेमिक, ये तीनों वर्ड आते हैं, डेम रूट वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है। डेम का मतलब होता है क्या? पीपल, ये रूट वर्ड है डेम। तीनों के सफिक्स सेम है, इक, और प्रेफिक्सेस में फर्क है, और ये प्रेफिक्सेस का फर्क ही इनकी मीनिंग में फर्क लेके आता है। पैंडेमिक हम इस तरह की डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जरूरी नहीं कि हमेशा डिजीज ही हो, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। एनी डिजीज और प्रॉब्लम दैट इन्फ्लिक्ट्स द पीपल ऑफ अ वाइडर ज्योग्राफिकल स्ट्रेच, यानी बहुत बड़े एरिया में रहने वाले लोगों को जो बीमारी शिकार बनाए, जो कि किसी देश में या पूरी दुनिया में फैले, उसे पैंडेमिक कहते हैं। पैन का मतलब ही होता है बड़े लेवल पर, जैसे आप कहते हो ना पैन इंडिया बेसिस पे, यानी पूरे भारतवर्ष में। एपी का मतलब होता है आसपास, चारों तरफ। तो एपिडेमिक का मतलब अ काइंड ऑफ डिजीज दैट इन्फ्लिक्ट्स द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रेच, एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को जो शिकार बनाए बीमारी या समस्या, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। आप इवन इस वर्ड का इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं कि कार थेफ्ट हैज बिकम एन एपिडेमिक इन माय एरिया। अगर आपके मोहल्ले, कॉलोनी, शहर में कार चोरी की घटनाएं अचानक से बढ़ जाएं तो आप वहां पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बीमारी के साथ, समस्या के साथ भी जोड़ी जा सकती है जो लोगों के साथ जुड़ी हुई हो। जैसे आई रोट अ ब्लॉग इन 2014 एंड द टाइटल ऑफ दैट ब्लॉग वाज अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, पैंडेमिक ऑफ 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी की पैंडेमिक है अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम अटेंशन डेफिशिएंट लोग हैं, ज़्यादा समय तक कहीं टिक नहीं पाते। वैसे भी अब शॉर्ट्स का जमाना आ गया, छोटे वीडियोस, किसी के पास टाइम ही नहीं है, 15 सेकंड ज़्यादा कहीं अटेंशन नहीं दे पा रहे। ये वैसे खतरनाक बात है। जो चंचल मन है, बेचैनी है, परेशानी, बहुत सारी मेंटल डिजीजेज जो आ रही हैं, उसके पीछे का एक फैक्टर ये भी हो सकता है। जब इतनी खुराक है, वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, वी डू नॉट नो दैट विच इंफॉर्मेशन टू पिक, किसको छोड़ना है। और कई बार हम इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझने की भी गलत फहमियों में चले जाते हैं। तो इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एसिमिलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, सभी शब्दों का अलग अलग मतलब है। खैर, anyway, or endemic is the kind of disease that inflicts the people of a particular area or a particular geographical stretch or a particular community, and it's kind of tough to get rid of that as well. यानी एक ऐसी बीमारी जो एक खास एरिया में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाए और इस बीमारी से निजात मिलना भी मुश्किल हो, एंड देयर विल बी अ पैटर्न ऑफ रेकरेंस एज वेल। यानी उस बीमारी, वो आवर्ती बीमारी होती है। जैसे आप डेंगू, चिकनगुनिया की बात देखते, पढ़ते, सुनते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि भाई बरसात के महीनों में और तुरंत एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो जाती है कि पानी निकाल के फेंक दो और पानी इकट्ठा ना होने दो, ऐसा वैसा। तो एंडेमिक हम ऐसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी खास एरिया के लोगों को शिकार बनाए और साल के कुछ पर्टिकुलर महीनों में वो अचानक से बढ़ जाए, क्योंकि जो पूरा माहौल, इन्वायरमेंट, मौसम जो भी है, ये सारे फैक्टर्स, वो उस तरह की बीमारियों के जो भी फैक्टर्स हैं, कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, उनको बढ़ने में मदद करते हैं और वो खास ज्योग्राफिकल एरिया में पनपते हैं। ऐसी बीमारियों को एंडेमिक कहा जाता है। तो वर्ड्स आर डिफरेंट अ बिट। आई आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, वही बात है। आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत है क्या? आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, नो इम्प्रूवमेंट, किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, आप किसी पे डिपेंड कर सकते हैं, उन पे भरोसा है आपको कि वो संभाल लेंगे। तो आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल के पलों में मैं हमेशा उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। काउंट एट हिम नहीं होता। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कंजंक्शन में पढ़ते हैं आप, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़ते हैं। तो अलॉन्ग विद के साथ जब आप दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होता है, वही फंडा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है।
एरर पूछा जा रहा है, तो एरर किस पार्ट में है वहीं देखो। अलॉन्ग विद के साथ प्रिंसिपल को जोड़ रहे हो, ये पहला सब्जेक्ट। दूसरा द स्टूडेंट्स, ये S2 है, सेकंड सब्जेक्ट हो गया। क्या कहा गया? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और नीदर नॉर, ये तीन कंजंक्शंस हैं हमारे जिनके केस में सेकंड सब्जेक्ट वर्ब को या सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, और इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी के केसेस में पहला सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो यहाँ प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। ये शब्द ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आप हैज के साथ जाएंगे, ना कि हैव के साथ। यहाँ पूछा जा रहा है किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, सरकमस्टेंस, सराउंड, सस्पिशियस, बैकयार्ड, इसके साथ जाओगे। 5 सेकंड का क्वेश्चन। PI होता है, PE नहीं होता, जिस पे आपको संदेह है, सस्पिशियस। तो ये इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछ रहे हैं, ये इनकरेक्टली स्पेल्ड है, बाकी सारे के सारे शब्द बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज इंटायरली यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, आया ना। सिंपल देख रहे हो, प्रेपोजिशन बेस्ड पिलर है आपका ये, तो हर तरह का रंग हमें एग्जाम में मिलता है। बिटवीन एंड, अच्छा अमिड और अमॉन्ग में क्या फर्क होता है? अमिड और अमॉन्ग में क्या फर्क होता है? ये भी कई बार कंफ्यूज होते हैं। अमॉन्ग बिटवीन तो पता होता है लोगों को, बचपन से पढ़ रहे होते हैं, दो के लिए बिटवीन लगा लो, दो से ज़्यादा के लिए अमॉन्ग लगा लो। वैसे दो से ज़्यादा के लिए भी बिटवीन लगता है, प्रोवाइडेड दैट वो दो से ज़्यादा एंटिटीज एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। बट अमॉन्ग और अमिड में फ़र्क ये है कि अमिड के बाद, क्योंकि ये प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशन पहले पोजीशन होते हैं नाउन या प्रोनाउन के, तो एमिड के बाद जो आप लगाओगे नाउन, वो अनकाउंटेबल होना चाहिए, राइट। सो अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स, अमॉन्ग दीज कैंडिडेट्स, तो अमॉन्ग के बाद जो लगा रहे हो वो काउंटेबल है। बट अमिड दिस केओस, अमिड दिस सिचुएशन, तो अभी केओस या सिचुएशन, दीज वर्ड्स आर अनकाउंटेबल। सो दैट्स द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अमिड एंड अमॉन्ग। अब मन में सवाल आता है अमॉन्ग्स्ट और अमिडस्ट में क्या फर्क है? सो दैट इज मोर ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश नाउ डेज। पुराने समय में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अमॉन्ग्स्ट के बाद वॉवेल वाले स्टार्ट वर्ड वर्ड लगाते हैं हम, अमॉन्ग्स्ट अस, अमॉन्ग्स्ट अदर्स और समथिंग लाइक दैट। But English is a fluid language and it is governed by the elite class of English speaking countries. So nowadays norm is what कि amongst या amidst का इस्तेमाल हम करते हैं, जहाँ T लगा हुआ है वो ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में T नहीं लगाते। दैट्स द ओनली डिफरेंस नाउ-अ-डेज। बिकॉज अमेरिकन इंग्लिश में आप देखते हैं वर्ड को वैसे ही वो शॉर्टन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो ये फर्क है, बाकी मीनिंग वाइज कोई खास वो फर्क नहीं है। बस जो मैंने आपको बताया कि ये ध्यान रखें, अमोंग के बाद काउंटेबल नाउन और अमिट्स के बाद यूएनसी, अनकाउंटेबल नाउन लगाते हो। आ जाओ पैरासिंबल पे, सबसे मजेदार क्वेश्चन। क्या बात है भाई, मजा ही आ गया। इट और इट दिखा, ऐसी आंखें होनी चाहिए देखते ही तुरंत वार। इट इज वन ऑफ द, इट इज स्ट्रेचेस। तो आपको समझ में आ गया कि ये ओपनिंग स्टेटमेंट तो नहीं है, तो पहले को पी को उड़ा दिया, क्यू वाला ऑप्शन नहीं है। क्या बात है। अब हमें ये समझ आ रहा है फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट में, जो आपको बताता हूँ, ये पांचवा और छठा पॉइंट बताता हूँ पैरासिंबल में, कि बिना फुल फॉर्म का जिक्र किए आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने जब सीबीआई पहली बार अगर किसी आर्टिकल में लिखा है तो सीबीआई के साथ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा होगा, WHO लिखा है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद चाहे जितनी मर्जी बार सीबीआई या WHO लगाओ, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही फंडा यहाँ इस्तेमाल होता है कि हम द यूएसए कहने का हक तभी रखते हैं जब हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह दिया हो। इसका मतलब हमें ये बात का पता है, कंफर्मेशन है बिल्कुल, कि आर किसी भी सूरत हाल में एस से पहले नहीं आ सकता। आर एस से पहले नहीं आ सकता। आर एस से पहले ही देखो यहां आया हुआ है, गायब कर दिया आपने, ठीक है। आर एस से पहले यहां आया हुआ है, गायब कर दिया आपने, डी पे टिक मार के निकल लिए। ये तरीका है क्वेश्चन को करने का। देर इज नो नीड टू इवन रीड अ सिंगल सेंटेंस। मैंने कुछ नहीं पढ़ा आपके सामने, और यही अप्रोच आपने भी लेके चलना है एग्जाम के अंदर। पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, इतना लेवल नहीं होता एसएससी के प्री के एग्जाम का। मेंस का देखेंगे अभी। तो ये समझ में आ गया आपको। कम केसेस में अब एलिमिनेट करके, अब आत्मा की संतुष्टि के लिए यहां तो पढ़ ही सकते हैं हम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड देन क्यू, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। तो बता दिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, उसके बाद डायमेंशन बता दी, फिर आप आर पे पहुंच गए। द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन।
इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ट्रांसमिट, अकरेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो दैट इज अकरेंस, डबल सी होता है यहाँ पे, पढ़ते ही रुक जाएगी आपकी। अगर प्रोनाउंसिएशन सही है तो स्पेलिंग्स में गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे समय खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विल ऑल ऑफ यू अप फॉर प्रेयर्स, बताइए क्या हो सकता है। जैसे होता है ना कि बहुत संगत आगे बैठी हुई है, लोग बैठे हुए, जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन, कि क्या आप सभी लोग प्रार्थना के लिए खड़े होंगे। तो विल ऑल ऑफ यू राइज अप फॉर प्रेयर्स, तो यहाँ राइज के साथ जाओगे। देखो ये कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, वो पेयर्स में पढ़ते हैं हम एक्चुअली, राइज, रोज, रिजन एंड रेज, रेज्ड, रेज्ड। ध्यान में रखिए, इन पे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। और इनमें फ़र्क क्या है कि जो आपका राइज है दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, रेज योर हैंड, यू हैव रेज्ड अ क्वेश्चन, रेज्ड एन इशू, राइट, रेज्ड अ चाइल्ड, गवर्नमेंट हैज रेज्ड द प्राइस, बट प्राइसेस आर राइजिंग। तो राइज ऑब्जेक्ट नहीं लेता, रेज ऑब्जेक्ट लेता है। और ये रेज जो है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से तबाह कर देना, लाइक द ट्विन टावर्स वर रेज्ड बाय बॉम्ब ब्लास्ट, राइट। सो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देना, ये रेस तो आपको पता ही है। सिवियर का एंटोनीम आपने बताना है शार्प, माइल्ड, इंपॉर्टेंट, कट। व्हाट डू यू से। जो चीज़ बड़ी सिवियर है तो बहुत गंभीर है, और गंभीर का ऑपोजिट क्या हो जाता है, हम डिग्री में बात कर रहे हैं ना, बहुत ही माइल्ड है। तो माइल्ड इज द ऑपोजिट वर्ड आउट हियर एंटोनीम में, राइट, सिवियर। और सिवियर के साथ साथ एक शब्द और ध्यान में आ रहा मुझे, सेवर। कौन बताएगा इसका मतलब। सिवियर इज एडजेक्टिव, सेवर इज वर्ब। हु इज गोइंग टू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, फटाफट। मुझे तो आपका इंतजार होता नहीं, कौन टाइम खराब करे। चलो, सेवर द टाइज, याद रखो, जिंदगी भर याद रहेगा। सेवर का मतलब होता है ब्रेक करना, जैसे होता है संबंध विच्छेद कर लेना। तो सेवर द टाइज, आपने संबंध विच्छेद कर लिया। जैसे कई बार बच्चे जो हैं बड़े क्रांतिकारी निकल जाते हैं, क्रांतिकारी किस सेंस में मैं कह रहा हूँ वो समझ रहे होंगे आप। तो माता पिता को अखबारों में निकलवाना पड़ता है कि जी हमें हमारा इस हमारे बेटे से कोई संबंध नहीं है, हम इससे संबंध विच्छेद करते हैं, वी सेवर द टाइज। हम नहीं जानते इसका कोई भी कर्म के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो वो होता है सेवर, ब्रेक करना। आइए फिर आ गया पैराजम्बल। उठ जाओ भाई तुम, एक ऑप्शन। पी क्यू आर एस सारे के सारे हैं यहाँ पे, एलिमिनेट करो फटाफट, काम बन जाएगा। A large part of Canada is covered with coniferous trees. Forest products, therefore, have been important export items of Canada for more than a century. तो साफ साफ दिख रहा है कि आर क्यू जो है ये यहाँ पे मैंडेटरी पेयर है। आर क्यू मैंडेटरी पेयर है। कौन सा वर्ड आपको मदद कर रहा है यहाँ मैंडेटरी पेयर बनाने में, कि भाई देखो यहाँ पे जो देयर फोर लिखा हुआ है कि भाई लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा इज कवर्ड विद कोनिफेरस ट्रीज, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इसलिए हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ कनाडा फॉर मोर देन अ सेंचुरी। तो एक शतक से ज़्यादा समय से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मतलब वो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स में आते हैं कनाडा के लिए। फिर आप इस पे चले गए, पल्प एंड पेपर आर द टू इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पे बात जनरल हो रही, जब भी पैराग्राफ शुरू होता है तो आप जनरल होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और बाद में स्पेसिफिक होते हैं। तो अब उन प्रोडक्ट्स के नाम आगे बता दिए उन्होंने कि पल्प एंड पेपर आर द टू इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और लास्ट में पी पे कनाडा अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट, राइट। तो दुनिया भर का 1/3 जो प्रिंटिंग का काम है वो कनाडा में होता है। सो सी करेक्ट ऑप्शन है। आ जाइए लास्ट सेट, 5 ब्लैंक प्लेस, 10 नंबर लेके जाइए। सबसे पहला काम वही जो कल बताया था क्लोज टेस्ट में, गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट। ऑफ द 3 एक्टिविटीज ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड, परहैप्स थॉट इज द मोस्ट एंड पावरफुल फोर्स, फॉर इट इज ऑफ द अदर टू। सक्सेस इज अचीव्ड ट्वाइस, वंस इन द माइंड, द सेकेंड टाइम इन द रियल वर्ल्ड। नो मैटर इन हुज माइंड थॉट अकर्स, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2017 सीजीएल में या किस के पेपर में ये आया है, 17 या 18 के।
Its laser-like energy seeks a target. That's why we give so much importance to seeking divine blessings before on any project, as we know that positive thinking is a strong force that can be for the welfare and success of all. ये प्रीवियस ईयर का सेट है। कल वाला सेट आपने देखा आसान सा था, बिल्कुल सिंपल सा, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा थे वहाँ पे, यहाँ थोड़ी वोकेबलरी टेस्ट हो रही है। थोड़ा सा टाइम दे दूँ आपको, क्या कहते हैं? 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको ऑप्शंस दिखाते चलता हूँ। और फिर समझाऊंगा कैसे करेक्ट वर्ड को चूज करना है। योर टाइम इज अप नाउ। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाता है अगर प्री के पेपर में हमारे सेट में क्लोज टेस्ट मिल जाए, मतलब बहुत प्यार से 10 नंबर पक्के हो जाते हैं 50 में से। लेकिन स्ट्रेटजी का पता आपको होना चाहिए, जैसे कल भी बताया था, पहले पैराग्राफ को पूरा पढ़ लो सो दैट थोड़ा आइडिया लग जाए, और जब दूसरी बार पढ़ो तब शब्दों का चुनाव करो। तो यहाँ क्या लिखा है कि ऑफ द 3 एक्टिविटीज ऑफ थॉट वर्ड एंड डीड परहैप्स थॉट इज द मोस्ट एंड पावरफुल फोर्स। कहा जा रहा है अगर हम विचार, शब्द और कर्म के इन तीनों एक्टिविटीज में बात करें तो सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स। अब आप देखिए एंड के बाद पावरफुल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि एंड के पहले उसी कैटेगरी का शब्द चाहिए, उसी तरह का सेंस होना चाहिए, वही कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए इसमें कौन सा वर्ड है, लॉजिक लगा के बताओ मुझे कैसे एलिमिनेट करोगे। इतना आसान सा क्वेश्चन है। पहले मुझे ये बताओ पॉजिटिव वर्ड चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए, कॉनोटेशन बताइए मुझे, पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव वर्ड चाहिए। ब्लैंक प्लेस में 21 में भैया पावरफुल एक पॉजिटिव वर्ड है, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए आपको। अभी फ्रेजाइल क्या होता है, जब सामान मंगाते हो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, सामान अगर टूटने वाला, डब्बे पे क्या लिखा होता है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल में फ्रैग रूट वर्ड होता है, फ्रैग का मतलब होता है जो ब्रेक कर जाए, राइट? तो फ्रेजाइल जो टूट जाए तो कमजोर है, नेगेटिव वर्ड हो गया। डिसेबल साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव है, और इनइफेक्टिव आपको साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव है। तो अगर आप बहुत मासूम है, मान लो आपको पोटेंट का मतलब नहीं पता, खैर इसी पोटेंट से पोटेंशियल आता है, या गॉड के लिए जो सिनोनिम यूज होता है ऑमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, वो यही वर्ड है। तो यहाँ एलिमिनेशन से भी आप आसानी से करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते थे कि भाई पावरफुल के साथ पोटेंट जाएगा, कि जो विचार है वो सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है। क्यों? फॉर रीजन बता रहा है, फॉर इट इज द स्पॉन्सर, प्रीकर्सर, सेंसर एंड स्पॉयलर। प्रीकर्सर जैसे कर्सर होता है आपके माउस का, तो प्रीकर्सर यानी जो पहले आने वाला है। तो क्या लिखा हुआ है? कारण क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके थॉट्स हैं, बिकॉज ये बाकी के दोनों के पहले आते हैं, यानी वर्ड और डीड से पहले विचार आते हैं। आप मुंह से क्या बोलते हो या आप कर्म में क्या करते हो, तो बोलने और करने से पहले विचार सोचोगे ना, वही बात लिखी है। आदमी पहले सोचेगा उसके बारे में, सोचने के बाद बोलेगा या करेगा। तो वही चीज है कि सोचना पहले आता है, प्रीकर्सर। सक्सेस इज अचीव ट्वाइस, वंस इन द माइंड एंड द सेकेंड टाइम इन द रियल वर्ल्ड। जैसे हम कहते हैं कि व्हाट यू कैन कंसीव, परसीव, यू कैन अचीव। तो सक्सेस 2 बार मिलती है, एक बार आपके दिमाग में कि आपने खुद अपने आप को कंसीव कर रहे हो, पूरी पिक्चर तुमने बना ली कि हाँ मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मेरा ये विजन है, ये मिशन है, इस तरह से मैं सफल हो रहा हूँ। सो एक बार तो आप दिमाग में बनाते हो, और दूसरी बार सक्सेस मिलती है रियल वर्ल्ड में। नो मैटर इन वूज माइंड थॉट अकर्स, इट्स लेजर लाइक एनर्जी सीक्स अ टारगेट। अगर आप थोड़ा सा थॉट के बारे में जानते हैं, तो जो भी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। अब आपने इसके बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा जरूर, राइट? मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जरूर कर देता हूँ कि जैसे आपने कई बार ये महसूस किया होगा कि किसी ऐसी परिस्थिति में जब आप बहुत हैफ्जर्ड हैं, बड़े परेशान हैं आप,
तो जो चीज़ आपके पास होती वो भी आपको नज़र नहीं आती। मतलब आपका पावर ग्लास आपके सर पे है और आप पूरे घर में ढूंढ रहे हैं मेरा चश्मा कहाँ गया, या मान लो 9 बजे आपने कहीं पहुंचना है और पौने 9 हो चुका है और लेट हो चुके हैं आप, और आप पूरे घर में चिल्लम चिल्ली मचा रखी कि यार चाबी कहाँ है मेरी गाड़ी की, जबकि चाबी आपके जेब में है। तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे समय में जो हमारी थॉट्स की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत हाई होती है। तो जब आपकी थॉट की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होगी तो आपको जो चीज़ नजर सामने वो भी नजर नहीं आती। जैसे आप एग्जाम में गलतियां करके आते हैं, राइट। So that's the case out here. और इसीलिए कहा जाता है in order to be a performer you are supposed to be calm and composed, not supposed to be, you are required to be calm and composed। और यानी आपकी ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी बहुत नॉर्मल होनी चाहिए, राइट। वो अगर जाओगे तो 5-6 सीपीएस के बारे में बात होती, साइकिल पर सेकंड। तो ये भाई फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हो आप, कोई भी इसी तरह से बनाते हो ना। तो जब आप ज़्यादा बेचैन होगे तो फिर आपकी फ्रिक्वेंसी ऐसी होगी, और जो आपके रिलैक्स्ड स्टेट वाली फ्रिक्वेंसी है वो ऐसे होगी। तो इसीलिए किसी भी फील्ड में आप भी वहां परफॉर्म करने जाते हैं, पेपर का प्रेशर होता है, डिसीजंस लेने होते हैं। तो ऐसे में आप परफॉर्म कैसे करें, इसके लिए मानसिक शांति बहुत चाहिए। इसीलिए प्राणायाम की बात होती है, प्राण का आयाम बढ़ाओ। जो हमारी शक्ति है जिसकी वजह से शरीर जिंदा है उसको विस्तार करो, राइट। मेडिटेट करो, थोड़ा अंदर शांत बनो। जितना अंदर से शांत रहोगे बाहर उतनी ज्यादा ताकत मिलती है हमें। आप कोई भी नेचुरल फिनोमेना देख लें, जो बवंडर आता है, बवंडर देखो अमेरिका में दिखाते हैं डिस्कवरी वाले ने। जब बवंडर आता है तो बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियां उड़ा देता है, लेकिन बवंडर का जो केंद्र होता है वो बड़ा शांत होता है। पंखे का केंद्र स्टैटिक है और मोशन पूरी तरफ होता है। ऐसी जो इंसान अंदर से बहुत शांत है वो बाहर बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आपने बाहर इफेक्टिवनेस बढ़ानी है अपनी, तो अंदर से शांति लेके आइए। ये बात उसी की कर रहा है कि थॉट एक लेजर लाइक एनर्जी होती है। लोगों को लगता है क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी सोच रहा हूं, क्या पता लग रहा है किसी को कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अरे किसी को क्या पता लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमारा तो बटाधार हो रहा होता है उस समय हमारे, क्योंकि वो आप सोच रहे हैं, आपके ही दिमाग की बात है वो। और इसीलिए बैठे बैठे हम डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं, बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक भी आता है। आप सुन ही रहे हो, देख ही रहे हो आजकल। तो कैसे होता है, या इंटरव्यूज की बातें याद कर लो, वाइवा के जमाने में, स्कूल के दिनों में हर निकलने वाले अपने साथी से पूछते थे भाई क्या पूछा क्या पूछा। या जीवन का पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं, धड़कन बड़ी होती है, कान गर्म हो जाते हैं, चेहरे पे लालिमा आ जाती है, फिजेटिंग शुरू कर देते हैं। ये सब क्यों होता है, सामने वाला कोई कुछ नहीं कर रहा, ये सिर्फ हमारे थॉट्स की देन होती है। क्योंकि आप वहीं बैठे बैठे इतने टेंस्ड हो गए कि अब आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है और आपका कंट्रोल अपनी ही बॉडी से छूटता चला जाता है। आप कमरे में दाखिल होते हैं, बोलते हैं मे आई कम इन सर, आवाज में कंपन होती है, बॉडी लैंग्वेज दिख रही है कि हिले हुए हो तुम, सारा ज्ञान वहां धरा का धरा रह जाता है। वो बात यहाँ पे, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ थॉट्स। और थॉट से भी थोड़ी गहरी बात होती है, इसको हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम। जैसा बिलीफ होगा वैसा ही थॉट होगा, जैसा सॉफ्टवेयर होगा वो मशीन वैसे ही काम करेगी। तो वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत ज्यादा थॉट पे जोर दिया गया है, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, भैया सोचोगे कहाँ से, खजाना क्या है तुम्हारा। तो इसीलिए काम थोड़ा बिलीफ सिस्टम पे करना पड़ता है। कंप्यूटर से काम अलग करवाना है तो उसकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को बदलना पड़ेगा। वैसे इंसान के तौर पे वी आर नॉट हैप्पी विद द आउटपुट ऑफ आवर लाइफ, अपनी जिंदगी के आउटपुट से आप खुश नहीं है, तो या तो इनपुट का तरीका बदलना पड़ेगा, या जो आपका प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, सोचने समझने की जो समझ आपने इतने दिनों में इकट्ठा की है, शायद वो इररेलेवेंट है, शायद वो आउटडेटेड है, उसको फिर से रीबूट करने की जरूरत है। जिंदगी के में तब बदलाव होता है आउटपुट में। थोड़ा फिलोसफी बेस्ड आ गया तो यहाँ पे ज्ञान दे दिया गया आपको। दैट्स वाई वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू व्हाट, इनवोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब होता है अंदर से आवाज, ओक बोलना, यहीं से आता है वोकल कॉर्ड, यहीं से आता है वोकैबलरी, और इन का मतलब अंदर। तो इन्वोकेशन का मतलब होता है आह्वान करना। तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है कि हमारे कल्चर में कहाँ गया भैया, ये देखो आप, दैट्स वाई वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू इन्वोकेशन, सीकिंग डिवाइन ब्लेसिंग्स बिफोर एम्बार्किंग ऑन। ऑन के पहले एम्बार्क के अलावा कुछ और नहीं आ सकता। बिफोर एम्बार्किंग ऑन a new project, as we know that the positive thing is a strong force that can be। चलो पहले इसकी इतनी बात कर लेते हैं, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। तो वही कहा जा रहा है, कोई भी अच्छा काम करने से पहले ऊपर वाले को जो हम याद करते हैं, आह्वान करते हैं, वो किस लिए करते हैं, वो इसी पॉजिटिव एनर्जी के लिए करते हैं, राइट। सो डिवाइन ब्लेसिंग्स को हम सीख करते हैं बिफोर एम्बार्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले। एज वी नो दैट द पॉजिटिव थिंकिंग इज अ स्ट्रांग फोर्स दैट कैन बी फॉर द वेलफेयर एंड सक्सेस ऑफ ऑल, दैट कैन बी रिलीज्ड, दैट कैन बी इंडल्जेंस। तो दैट ना तो ये रिलीज है, ये हार्नेस्ड है।
हार्नेस्ड का मतलब जिसका इस्तेमाल कर पाए आप, तो दैट कैन बी हार्नेस्ड फॉर द वेलफेयर एंड सक्सेस ऑफ ऑल। लिबरेट तो आज़ादी देना है, दैट कैन बी लिबरेटेड फॉर द, तो इट्स नॉट लिबरेशन, इट्स अबाउट कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। जैसे हार्नेस के जरिए आप चीज़ों को बांटते हैं, बेहतर करते हैं, तो हार्नेस यहाँ वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसका इस्तेमाल हम सबके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, सफलता के लिए कर सकें। So that's all for this session. We are wrapping up this edition. I hope you people must have enjoyed the session. Uh, समझ में आया? नहीं, वर्क्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एसएससी विद फन। वहां पे वर्क्स का मतलब होता है लिटरेरी क्रिएशंस। हाँ जी बिल्कुल ब्रिजेश, सभी को एसएससी क्लियर करना है, जितने यहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल। स्कोर कार्ड क्या रहा? मैथ्स विद शिशु कुमार का 23/25 रहा, 25 में 23 क्वेश्चन सही रहे। भाविश के 21 रहे, बहुत अच्छे। ओके सुमित, स्कोर स्कोर कार्ड बताएं प्लीज। 21/25। सर क्लास का टाइम कब से? क्लास की टाइमिंग जो है वो आपकी 5:30 to 6:30 रखी गई है। वही मैंने कहा, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है सेट के ऊपर कि कितना बोलना पड़ेगा मुझे ज्ञान देने के लिए, राइट। तो ये टाइमिंग रखी गई है। ये आपके 5 days a week इस चैनल पे ये क्लासेस चलेंगी, पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए। और मैंने आपको जैसे बताया कि 5 days a week हम यहाँ पे करेंगे, और वीकेंड में भी मैंने आपके लिए सोचा है संडे को सेशन रखने के लिए मैराथन, जहाँ पे एक क्लास में काफ़ी ज्ञान आपको मिलेगा। तो इस संडे 9 बजे इसी चैनल पे आप OWS के कुछ 100 क्वेश्चंस करेंगे जो हाई फ्रिक्वेंसी हैं, बार बार रिपीट होते हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे जिसमें दिए गए ऑप्शन के डिस्कशन से भी, यानी 400 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे एक क्लास के अंदर। 400 क्वेश्चन, इतना प्री में नहीं पूछा जाने वाला। प्री में तो 2 ही क्वेश्चन आने वाले OWS से, मतलब वो मेंस के लिए भी तैयारी करेगा, प्लस आपकी वोकेबलरी को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट वीक ऐसे ही ग्रामर का एक कंप्लीट रिवीजन का प्रोग्राम है मेरा वीकेंड में। वीकडेज में ये सेट्स हमारे चलते रहेंगे इस तरह से। और ये जो अभी डिस्कशन है इसका पूरा का पूरा ये आपको जो क्लास नोट्स हैं ये मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक बिल्कुल पिंड कमेंट में है सबसे ऊपर, तो वहाँ से क्लिक करके पहुँच जाइए। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब की कम्युनिटी में भी, यहाँ पे भी क्विजेज भी शेयर की जाएंगी इस पूरे मंथ, राइट। उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, आंसर्स दीजिए। तो जितना काम करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज तो सभी को पता है, ग्रामर का क्या है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो पढ़ तो लिया हमने, पैराजम्बल्स पढ़ लिए, क्लोज टेस्ट पढ़ लिए, फिलर्स पढ़ लिए, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चंस, जहां थोड़ा दिमाग हमारा शार्प हो और पेपर के लिए हम तैयार हों। जैसे ये वाला जो सेट था ना, इट शुड टेक हार्डली 10 मिनट्स, ये 10 मिनट से ऊपर का सेट नहीं था आज वाला। वो तो खैर मुझे एक्सप्लेन करना है, बाकी शब्द भी बताने होते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी आपका थोड़ा रिवाइज करना होता है, तो इतनी बात हो जाती है, अदरवाइज 10 मिनट से ऊपर का सेट नहीं था। चले, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। स्टेनो का एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छी बात है भाविश। कोई भी एग्जाम हो, स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, भैया अंग्रेजी नहीं बदल जाती है। बैंकिंग का भी पेपर हो फॉर दैट मैटर, इवन एसबीआई क्लर्क का प्री आने वाला है, वहाँ भी 30 क्वेश्चन होते हैं, हम 25 यहाँ पे कर रहे हैं। तो इंग्लिश इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। जो जो टेस्ट वो करते हैं, सिर्फ डिफरेंस आता है डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बैंकिंग में थोड़ा एसएससी के मुकाबले अलग हो जाता है। बैंकिंग के लोग भी निराश ना हो, आपके लिए भी मैं बहुत जल्द 1 2 3 मॉक पेपर जरूर यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है, इस चैनल पे आपके एसबीआई क्लर्क के पेपर से पहले। बिल्कुल सिनोनिम भी हो जाएंगे, डोंट वरी। एसबीआई पीओ के लिए प्रज्ञा कह रही हैं, हाँ जी बिल्कुल, सभी सभी के आदेशों का पालन करूंगा मैं। चलिए बस इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, थोड़ा चैनल पे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आए कि हाँ ठीक है यार, एनर्जी लगाते हैं थोड़ा यूट्यूब पे भी। तो ये आपकी वजह से ही होगा भाई, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरी तरफ कि हाँ ठीक है साहब, अच्छा चल रहा है। तो फिर मुझे भी और ऊर्जा मिलेगी कि हाँ चलो करते हैं ये। तो और भी कुछ चीज़ें, इनके अलावा भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती रहेंगी यहाँ पे। एडिटोरियल की भी डिमांड है, एडिटोरियल को मंडे से मैं थोड़े और टाइम पे लेके आना चाहूँगा किसी और स्लॉट में, और देखते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने थोड़ा फोकस इसके ऊपर ज़्यादा है। बट एडिटोरियल को मैं थोड़ा लेट नाइट में लेके आने की सोच रहा हूँ, और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हम ये कर लेंगे
और मैं आपका भी सुझाव चाहूँगा उसके लिए, आप बताना मुझे। जैसे द हिंदू और स्पीकिंग ट्री मैं आपको करा रहा था, दोनों करा रहा था, 1 घंटे का टाइम लगभग लगभग लग जाता था। तो मैंने ये सोचा है कि द हिंदू की जो वोकैबलरी है या बाकी भी जो वर्ड्स मुझे अखबार में उस दिन मिलते हैं अलग अलग अखबारों में, 10 से 12 15 वर्ड मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ, लेकिन एडिटोरियल द हिंदू का ना करूँ, उसके जगह पे स्पीकिंग ट्री कर लूँ। बिकॉज द हिंदू तो बहुत सारे पोर्टल्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे आप वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग ट्री कोई नहीं कराता। फिलॉसफी वाले जो पैसेजेस हैं, और वो सिर्फ एसएससी बैंकिंग के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं। आप इवन देख रहे हो यूपीएससी के मेंस में जो ऐसे राइटिंग के लिए टॉपिक आ रहे हैं, टोटल फिलोसॉफिकल आते हैं, बहुत सारे लोगों को बाउंस करते हैं। और इवन बैंकिंग में और एसएससी में भी आप ये देखिए, एसएससी का प्रीवियस ईयर है, 4 साल 5 साल पुराना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बट आप देख रहे हैं कि थोड़ा फिलॉसफी बेस्ड है, ये फिलॉसफी बेस्ड है। तो अब वो रंग आपको एसएससी में भी मिलता है, बैंकिंग में भी मिलता है। चाहे आप क्लोज टेस्ट की बात करोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करोगे, फिलर्स का कोई 2 4 अच्छा क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जहां फिलॉसफी आती है, और वो बहुत सारे लोगों को बाउंस कर जाती है। तो मैंने वही सोचा है कि वोकैबलरी पहले मैं आपको करा दूंगा, एंड देन वोकैबलरी द हिंदू और बाकी अखबारों का भी अच्छा कलेक्शन वहाँ पे मिलेगा आपको। और साथ ही साथ हम स्पीकिंग ट्री का, या जो आपके फिलोसफी बेस्ड आर्टिकल्स बाकी न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, जैसे हिंदू में भी आते हैं वो, फेथ करके, तो कहीं से भी कुछ, कोई भी इस तरह का आर्टिकल जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, फिलॉसफी बेस्ड है, कम लोगों को पल्ले पड़ता है, वो वाला पैसेज आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो उसको भी प्रोग्राम कर लेंगे, प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट वीक से कर लूँ, मंडे से कर लूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं।